ये आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं। हमने संधि कंप्लीट कर लिया है, समास कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक कह सकते हो हिंदी के अंदर है वो है हमारा अलंकार। के अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब अगर हम मीनिंग पे जाए तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना। मतलब जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अलंकार करेंगे कि अलंकार कौन कौन से होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपको कौन कौन सी टाइप आती है और अर्थालंकार में आपको कौन कौन से आते हैं। तो आपको मोस्टली क्या दिया जाता है, आपको एक उदाहरण दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलंकार से कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार का अर्थ कह सकते हो आप। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, इसके शब्द की अगर बात करें, अर्थ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आभूषण। आभूषण का मतलब गहना, शोभा बढ़ाने वाला। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाती है, जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। तो आपसे एक बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं। संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अलंकार कहते हैं या रस कहते हैं। तो आपसे इनमें से कोई पूछ सकते हैं, संधि, समास, अलंकार या फिर रस। तो जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता बढ़ाई जाती है वो हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार क्या है। अलंकार शब्द का कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं तो वो आपको होगा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। और धातु पूछ लेते हैं तो अलंकार के अंदर जो धातु होती है वो होती है अलंग। ठीक है, अलंकार, अलंकार धातु। ठीक है, अलंकार क्या है आपका, अलंकार शब्द अलंग धातु से बना है जिसका अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, धातु पूछ लिया, धातु पूछ लिया अलंकार का, तो अलंकार किससे बना है, अलंग धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है आभूषण। अलंकार मतलब होता है आभूषण। तो इसलिए हम कहते हैं अलंकार का मतलब क्या है, आभूषण, शोभा को बढ़ाने वाले। आभूषण किसलिए पहनते हैं, शोभा को बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो ऐसे ही काव्य को सुंदर बनाने के लिए हम किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, अलंकार शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण कह सकते हो आपके, या स्वर्ण की आभूषण कह सकते हो, सोने के आभूषण कह सकते हो। आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से क्या है, हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो जिन इसके प्रकार काव्य अलंकारों से क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। उसके बाद जैसे आप शब्द में कह सकते हैं, आप अलंकार मतलब आभूषण है, शोभा बढ़ाना है। तो संस्कृत में अलंकार, अब हम प्रकार की एक बार बात कर लेते हैं कि अलंकार के अंदर हम जब बात करेंगे तो या हमारे दो तरह के अलंकार होते हैं, टाइप कह सकते हैं। अलंकार क्या है, अलंकार के दो प्रकार होते हैं। आगे फिर इनकी आगे कैटेगरी हो जाएगी। पहला है आपका शब्द अलंकार और दूसरा है आपका अर्थ अलंकार। शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है वहां पर होते हैं शब्द अलंकार, और जहां पर आप उसका मीनिंग से उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसको समझ पाते हैं कि यहाँ से इसके अर्थ की वजह से वो काव्य सुंदर हो गए, गहन मीनिंग है उसका। तो जहाँ पर अर्थ की वजह से सुंदरता बढ़ती है वहां पर अर्थ अलंकार, और जहाँ शब्दों के द्वारा कोई चीज को सुंदर बनाया जाता है, काव्य को आपका और इंप्रेसिव बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं शब्द अलंकार। तो हम वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शब्द अलंकार फिर अर्थ अलंकार। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं हम शब्द अलंकार। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आभूषण का मतलब जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। तो किस प्रकार से यूज होंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं शब्द अलंकार। मेन तो हम शब्द अलंकार में तीन ही करते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, सेकंड करते हैं यमक अलंकार,
और थर्ड है आपका श्लेष अलंकार। मेनली तो हम ये तीन करते हैं, यही हमारे एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन हमारे तीनों अलंकार में बन जाते हैं। और जब शब्द अलंकार की बात होती है तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसके अलावा काफी सारे इनके सब टाइप हो जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के अंदर भी फिर आगे दो तीन हो जाते हैं कि आप अगर छेक अनुप्रास कह सकते हो, वृत्तीय अनुप्रास कह सकते हो, वो क्या है अनुप्रास अलंकार के ही टाइप होते हैं, उनकी सब कैटेगरी कह सकते हो आप। तो मेन आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार किसके पार्ट है? शब्द अलंकार का। तो पूछा जाए ना, आपको चार उदाहरण दे दिए कि अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, इनमें से शब्द अलंकार कौन सा है? तो तीन ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो अर्थालंकार के होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका शब्द अलंकार का होगा। तो आपको चूज क्या करना है? अगर एग्जाम में पूछा गया शब्द अलंकार बताओ तो आपको चार ऑप्शन में से शब्द अलंकार को बताना है, या आपको सारे शब्द अलंकार दे दिए सिर्फ एक उसमें अर्थालंकार दिया है, फिर आपसे पूछ सकता है कि इन चार ऑप्शन में से अर्थालंकार का उदाहरण कौन सा है। तो पहली बात तो सबसे मेन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अलंकार है दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। शब्द के आधार पर अलंकार को डिवाइड करते हैं और अर्थ के आधार पर। तो जहाँ पर शब्द अलंकार होते हैं, शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है, वो हमारे शब्द अलंकार रहते हैं। उसमें फर्स्ट अनुप्रास, फिर यमक, फिर श्लेष अलंकार। एक बार आप डेफिनेशन लिख सकते हो। सबसे पहले शब्द अलंकार क्या होता है लिख लो, जिन शब्दों के द्वारा, जब शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है। शब्द अलंकार की अगर आप डेफिनेशन लिखो, जब शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार के तीन टाइप होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अब हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? जैसे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का मतलब कहते हैं जब आपके वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, दो या दो से अधिक बार होती है, मतलब कोई आपका वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, लगातार दो बार या दो से अधिक बार आ रहा है। जैसे श है तो श से ही कोई शब्द अगला नेक्स्ट वर्ड भी स से स्टार्ट हो गया, उससे नेक्स्ट भी स से स्टार्ट हो गया, या क से कोई वर्ड स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट वर्ड भी क से स्टार्ट हो गया। तो जहां पर व्यंजन वर्णों की या वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां पर हमारा जो अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, मतलब दो या दो से अधिक बार। तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार किस पर डिपेंड करता है? जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार रहता है। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो जैसे आप क्या कह सकते हो, कोई आसान एग्जांपल ले लें, तरणी कह सकते हो, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुत, बहुत छाए। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। यहाँ पे क्या है, हर एक शब्द आपका स्टार्टिंग के 5 जो आपके शब्द हैं वो आपके त से स्टार्ट है। करणी, फिर तनुजा, फिर तट, फिर तमाल, फिर तरुवर, बहु, छाए। ठीक है, नदी के किनारे के पास बहुत सारे पेड़ों की क्या है, छाया। करणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाएगी। तो यहाँ पर हर एक जो शब्द है वो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग के 5 हमें क्या था, एक से अधिक बार रिपीट हो जाए तभी हम अनुप्रास अलंकार कर देते हैं। यहाँ पर कितनी बार है? 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा नहीं बीच में कहीं पे भी, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ त से स्टार्ट था
यहाँ पे भी अगला शब्द त से स्टार्ट है, इससे अगला शब्द भी त से स्टार्ट है, उससे नेक्स्ट भी त से, फिर भी उससे नेक्स्ट भी त से। तो कितनी बार हो गया? 5 टाइम हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सबसे इजी हो जाता है फाइंड करना हमारे लिए कि जहां पर अगर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पहचान नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपको वर्णों की, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति दिखाई दे रही है, भी दो शब्दों में लगातार सेम वर्ण से, सेम व्यंजन से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर आप उसको अनुप्रास अलंकार लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में क्या है? जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। इसके अंदर अनुप्रास अलंकार के अंदर है ना 3 टाइप और दिए, छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास और लोटानुप्रास। यह रघुपति राघव राजा राम। अनुप्रास अलंकार के अंदर, शब्द अलंकार में हम बात कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के अंदर एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम। किससे स्टार्ट है? हर एक शब्द र से, र से, र से, र से। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा ये भी हमारा। तो जहां पर शब्दों में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसकी जो 3 टाइप कही गई है अनुप्रास अलंकार में, कौन सी टाइप हो सकती है ना? तो आप कह रहे हैं छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास और लोटानुप्रास भी क्या है आपकी अलग से, इसको भी सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। सीधे सीधा अनुप्रास अलंकार दीजिएगा, हम उसको क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। लेकिन अनुप्रास की भी अंदर अगर आपको टाइप दे दी कि छेका अनुप्रास क्या है? छेका अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, लोटानुप्रास, ये अनुप्रास के ही सब कैटेगरी है। ठीक है, उसके आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे कि अनुप्रास अलंकार में पूछा जाएगा ये छेका अनुप्रास है, वृत्तीय अनुप्रास है, लोटानुप्रास है। तो अनुप्रास शब्दों में यहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं वृत्तीय प्लस अनुप्रास, छेक प्लस अनुप्रास, लोट प्लस अनुप्रास की है। तो अनुप्रास अलंकार की टाइप, लेकिन इसमें छेक अनुप्रास है, वृत्तीय है कि लोटानुप्रास है, वो आपको डिडक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि छेक अनुप्रास में क्या है। कह रहे जब व्यंजन वर्णों की क्या है? अनेक व्यंजन वर्ण एक बार स्वरूप या कर्मतः आए। क्या है? या तो कैसे कैसे आ जाए? शव रूपत या फिर कर्मतः, कर्म से। मतलब यहां पर र भ, यहां पर भी र भ, ठीक है ना? पहला र था, उसके बाद घ है, नेक्स्ट वर्ड में पहला र है, उसके बाद क्या है? घ है। तो जहां पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति तो है, लेकिन एक से अधिक व्यंजन वर्णों क्या है? उनका कर्म भी सेम है कि र के बाद घ, नेक्स्ट में भी र के बाद घ है। ठीक है, ये तो स्वरूप सेम आ जाए कि सेम वर्ड रघु यहाँ है, अगले वर्ड में रघु यूज किया गया है, यहाँ पे राघव है, अगले में भी राघव वर्ड यूज किया है। या तो स्वरूप बिल्कुल सेम आ जाए कि सेम शब्द आ जाए, या फिर उनके अंदर जो व्यंजन यूज हो रहे हैं वो सेम कर्म से आ जाए कि र के बाद घ है, तो नेक्स्ट वर्ड में भी र के बाद घ है। मात्रा में फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ तो र था, यहाँ पे र आ गया है, यहाँ पे घ में ऊ की मात्रा है, यहाँ पे घ के साथ कोई मात्रा नहीं है। हम इस चीज के साथ नहीं जाएंगे कि यहाँ पर आपकी मात्राएं सेम होनी चाहिए, सिर्फ हम व्यंजनों की बात करेंगे कि र के बाद घ आ रहा है, तो नेक्स्ट में भी हमारा र के बाद क्या आ रहा है? ख ही वर्ण आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? छे का अनुप्रास हो जाएगा। तो छे का अनुप्रास में क्या है? आपके अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः, मतलब एक जैसा रूप हो, या फिर कर्मतः आवृत्ति हो। कर्मतः आवृत्ति, आवृत्ति मतलब दोहराना होता है, रिपीट होना, कर्म से रिपीट हो रहे हैं। कोई भी आपने नीचे लिया है, उसके अंदर हम बात कर रहे थे, या फिर यहाँ पर जैसे नीचे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय, तो वहां पे त बार बार आते, तो वहां पर भी क्या है? छे का अनुप्रास कह सकते हो। ऐसे ही वृत्तीय अनुप्रास में क्या है? अनेक व्यंजन अनेक बार स्वरूपतः या कर्मतः आवृत्ति होगा आपकी। ठीक है, सिर्फ एक बार आ रही है तो हमारे छे का अनुप्रास है। वृत्तीय अनुप्रास में क्या है? आपकी एक से ज्यादा बार आ रही है, जैसे वहां पर क्या हो जाएगा?
वृत्तीय अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेशन लिखना कि अनेक व्यंजनों की एक बार, अनेक व्यंजनों की एक बार समरूपतः, मतलब एज इट इज सेम शब्द, या कर्मतः, कर्म से सेम आ रहे हैं कि कोई भी शब्द है उसके अंदर पहला और सेकंड वर्ण दूसरे शब्द में पहला और सेकंड या तीनों क्या है, सेम है, सेम क्रम में आ रहे हैं। जो पहले आया, जैसे र पहले आया फिर घ आया, नेक्स्ट में भी र पहले आया फिर घ आया, कर्मतः आवृत्ति है, एक बार है तो 6 का अनुप्रास है, और एक से अधिक बार है तो वो वृत्तीय अनुप्रास है। ठीक है, इसमें भी क्या है, अनेक व्यंजनों की वृत्तीय, अनेक व्यंजनों की अनेक बार, सेम चीज दिख रहा है ऐसे कैसे, अनेक व्यंजनों की 6 का अनुप्रास मिलता है सिर्फ एक बार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेक बार, एक से ज्यादा बार। अनेक व्यंजनों की अनेक बार समरूपतः कि सेम वैसे वैसे शब्द आ जाए, समरूपतः या कर्मतः कि क्रम से वर्णों का, व्यंजनों का क्रम से आ जाए, आवृत्ति हो तो उसको हम बोलते हैं वृत्त्यानुप्रास। आवृत्ति है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त्यानुप्रास बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर लोटानुप्रास क्या है, क्या लोटानुप्रास में मात्र के भेद में शब्द व अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की या अर्थ की दोनों की पुनरावृत्ति होती है। क्या है, लोटानुप्रास में भेद में शब्द व अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की भी या अर्थ दोनों की, पूरा पूरा शब्द रिपीट हो जाता है, शब्द या अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है, वो होता है हमारा लोटानुप्रास। कि जहां पर शब्द या अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है उसकी होती है, उसको हम बोलते हैं लोटानुप्रास। जैसे यहाँ पे लड़का तो लड़का ही है, लोटानुप्रास उदाहरण कह रहे हैं, लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है, मतलब यहाँ पर लड़का आ गया, यहाँ पे भी लड़का आ गया, सेम शब्द की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शब्द पुनरावृत्ति हो रही है, शब्द पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही शब्द आपको 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों का मीनिंग चेंज है। लड़का तो यहाँ तो पहले सीधा लड़के की सेंस में कि आप जेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पुल्लिंग है, लड़का तो लड़का ही है, लेकिन यहाँ पर लड़का ही है, लड़का ही है मतलब ये गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर कह सकते हो, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कहते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक तौर पर या गुणों के आधार पर लड़का तो लड़का ही है, मतलब लड़कों में जो गुण होते हैं, कह रहे हैं ये तो लड़का है, लड़कों वाले काम कर रहा है, लड़की है, लड़कियों वाले काम नहीं करने के, भाई बूढ़े के साथ खेलना है, इस तरीके से करना है। तो मतलब जहां पर आप इस शब्द के अंदर पहले वाले शब्द मतलब तो सीधा आपके उसके जेंडर से है, दूसरे वाले का मतलब क्या है, उसके गुणों से है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा लोटानुप्रास अलंकार हो जाएगा हमारा, जहां पर शब्द या अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम बोलते हैं लोटानुप्रास। तो इस प्रकार हमारा अनुप्रास अलंकार में क्या था, जहां पर व्यंजन वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन अगर आपसे अनुप्रास अलंकार की भी टाइप पूछ ली जाए तो वो होती है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लोटानुप्रास। छेकानुप्रास में स्वरूप या क्रम क्या होता है आपका सेम हो जाता है, तो वहां पर छेकानुप्रास होता है, लेकिन सिर्फ वन टाइम, सिर्फ एक बार। लेकिन वृत्त्यानुप्रास में क्या है, व्यंजनों की अनेक बार स्वरूप और क्रम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, तो वहां पर होता है वृत्त्यानुप्रास। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पर सिर्फ एक बार आपका रिपीटेशन होगा, यहाँ पर एक से ज्यादा बार, अनेक बार हो सकता है कर्मों की आवृत्ति का, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास। और लोटानुप्रास में शब्द पूरा पूरा रिपीट हो सकता है या अर्थ की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो वो हो जाएगा हमारा लोटानुप्रास। तो ये किसके उदाहरण थे, शब्दालंकार का, शब्दालंकार में किसके, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम श्लेष अलंकार। सेकंड है आपका श्लेष अलंकार।
सेकंड है श्लेष अलंकार। किसकी टाइप है? शब्द अलंकार की। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका होना। मतलब एक शब्द के साथ एक से ज्यादा अर्थ जुड़े हुए होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं एक शब्द के, उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ होना। मतलब जहां पर एक शब्द एक से ज्यादा मीनिंग शो करता है उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो उसको आप क्या कहोगे? चिपका हुआ होना, मतलब साथ में कोई और अर्थ का जुड़ा हुआ होना। और आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? श्लेष अलंकार की डेफिनेशन में लिख लो, शब्द एक बार आए और अर्थ कई हो। जब कोई शब्द एक बार प्रयोग हो उसके अर्थ अनेक हो। जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ कई हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। शब्द एक बार आए और अर्थ कई हो तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है श्लेष अलंकार का? जैसे सबसे बेस्ट जो बार बार रिपीट होता है या मोस्ट फेमस हम करते भी हैं, उदाहरण के तौर पर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चोर। ये मोस्ट फेमस उदाहरण है, आ जाता है बहुत बार एग्जाम में, आ भी चुका है। ये किसका उदाहरण होता है? आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चोर। तो यहाँ पर इस पानी शब्द का जो अर्थ है, यहाँ पे जो है पानी चला गया तो मोती मानुस और चोर कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, कोई नहीं हो पाएगा। कैसे? अगर पानी का मतलब यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग सेंस में है। मोती के सेंस में पानी का मतलब क्या है? चमक। अगर मोती की चमक चली गई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, पानी मनुष्य के अर्थ में है सम्मान या प्रतिष्ठा। यदि मनुष्य का सम्मान चला गया, इज्जत चली गई तो क्या है? वो सब कुछ चला गया। सम्मान ही सब कुछ है। सम्मान या प्रतिष्ठा कह सकते हो। मनुष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट। तो पानी मोती के लिए इसका अर्थ है चमक। यदि मोती की चमक चलेगी तो मोती की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे मनुष्य के अर्थ में है उसको सम्मान चला गया, सेल्फ रिस्पेक्ट चलेगी तो। और चून के सेंस में आपका क्या होता है? आपका जल की सेंस में है सीधा। चून के लिए क्या है? जल। तो यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग मीनिंग में आया है। तो यहाँ पर सीधा चून के लिए जल की सेंस में आया है, मनुष्य के लिए सम्मान या प्रतिष्ठा की सेंस में आया है, और मोती के लिए उसकी चमक की सेंस में आया है। तो यहाँ पर इस पानी का ही अपने आप इन तीन शब्दों के अकॉर्डिंग मीनिंग को क्या करना है? गेस करना है। बताया गया है कि पानी क्या है, इसके लिए किस हिसाब से काम करता है। पानी का मतलब मनुष्य के सेंस में क्या है और पानी का मतलब चून के सेंस में क्या है। तो जहां पर एक शब्द आए और उस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो तो वहां पर मतलब आप इन तीनों को किससे रिलेट कर रहे हो? पानी से। तो ये पानी मोती के लिए कैसे पानी, और मनुष्य के लिए और इसके लिए, तो तीनों के लिए यहाँ पर अलग अलग मीनिंग को वो क्या कर रहा है? यहाँ पे शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका होना, और श्लेष अलंकार क्या होता है? जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ कई हो तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी जाने सब कुछ चला जाएगा, पानी गए ना उभरे मोती मानुस एंड चोर। तो ये हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार।
और भी कोई उदाहरण हो तो आप बता सकते हो कि जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये काफी हमारे क्या होता है रिपीट होता है, वो भी आप क्या कर सकते हो इसमें यूज कर सकते हो श्लेष अलंकार के अंदर। को घटी ए वृषभानुज के वो हलधर के वीर। हलधर, हलधर का मतलब क्या होता है, और कहीं पे किसी वाक्य में हलधर वर्ड यूज किया है। हलधर किसका लिए होता है, हलधर का मतलब क्या होता है बैल भी, और हलधर का मतलब क्या होता है हमारे बलराम, भगवान बलराम के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हलधर। तो यहाँ पर बैल के लिए भी हलधर वर्ड यूज हुआ है, बलराम के लिए। तो इस शब्द को अगर यूज किया जाएगा तो इसके एक से ज्यादा मीनिंग है, बैल भी और बलराम भी। तो हलधर क्या हो जाएगा, इस तरह का कोई वाक्य आता है जहां इसका यूज किया गया तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार का उदाहरण हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड श्लेष अलंकार। थर्ड करते हैं हम यमक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, थर्ड है हमारा यमक अलंकार। अनुप्रास, यमक, श्लेष। हमने पहले श्लेष कर लिया, अब मैं बता रही हूँ यमक अलंकार। थर्ड है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार ये भी किसका टाइप है, शब्द अलंकार का ही है, मतलब शब्दों के द्वारा सुंदरता आती है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का अर्थ क्या हुआ है हमारा, यमक अलंकार क्या होता है कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या रहता है आपका भिन्न भिन्न होता है। वहां पर श्लेष के अंदर सिर्फ एक ही शब्द आ रहा था और उसके हम कई अर्थ निकल के आते थे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन हर जगह पे उसका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसको हम बोलते हैं श्लेष यमक अलंकार। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ भी अलग अलग हो, उसको बोलते हैं यमक अलंकार। किसी भी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, किसी भी शब्द की आवृत्ति यमक अलंकार लिखो कि किसी भी शब्द की आवृत्ति, किसी भी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जो भी शब्द आ रहा है, किसी भी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार कहते हैं। किसी भी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार हर भिन्न भिन्न स्थान पर उनका क्या रहे, अर्थ डिफरेंट डिफरेंट रहे, अलग अलग रहे, तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। उदाहरण देखो उससे समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी है। अलंकार तो बहुत इजी होता है, आपको फाइंड करना, फिर समझना है आपको कंसेप्ट। यमक अलंकार क्या है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे कौन सा शब्द है जो सेम रिपीट हो रहा है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे क्या है घटा, यहाँ पे भी क्या है घटा, सेम शब्द आ रहा है। इस घटा का अर्थ तो क्या है, काली घटा मतलब बादल, काला बादल का घमंड घटा, घटा का मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यमक अलंकार बोलते हैं। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा में घटा में बादल और घमंड घटना का मतलब कम होना, कि काली घटा काले बादल का घमंड कम हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। यहाँ पर दो घटा वर्ड यूज हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है, तो शब्द एक से अधिक बार आया लेकिन उसका अर्थ दोनों जगह पर भिन्न भिन्न है, तो उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वो हमारा यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, यमक और श्लेष में ध्यान रखना, श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे। शब्द एक बार आएगा, अर्थ कई होंगे, मतलब एक शब्द के साथ काफी सारे अर्थ
हमारे चिपके हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। और यमक अलंकार में जब एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका हर बार मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे शब्दालंकार में मेन तो ये तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है, अनुप्रास में हमने फिर भी तीन टाइप और पढ़ लिए कि अगर आपसे कई बार थोड़ा डिफिकल्ट लेवल कर ले तो आपसे पूछ सकते हैं कि अनुप्रास में कौन सा टाइप है, छेका है या फिर आपका वृत्त अनुप्रास है या फिर आपका लोटा अनुप्रास। वो हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, आपको सिर्फ रिवाइज करने अगर देख लोगे ध्यान से तो आपको फाइंड करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज अनुप्रास में तो क्या है कि जहां पर भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। सबसे आसान होता है अनुप्रास अलंकार को फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद श्लेष डिस्कस कर लिया, एक शब्द के कई सारे मीनिंग हो। यमक कर लिया, एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो हमारा यमक अलंकार कहते हैं। और देख लेते हैं शब्दालंकार में कौन कौन से आ सकते हैं जिनसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। एक और है जैसे विप्सा। जैसे ये विप्सा अलंकार क्या होता है, ये शब्दालंकार में ही है। ठीक है, आप कह सकते हो मेन तो हम ये तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। फिर भी एक और है, हम जैसे डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में क्या है, आपके जहां पर मनोभाव को, मन के भाव को प्रकट किया जाता है। जैसे आप खुश हो या किसी से घिन आ रही है या अरे वाह, शाबाश, छी, धत, मतलब इस तरह जो हम मन के भाव को प्रकट करने वाले जो शब्दों को प्रयोग करते हैं उन शब्दों, तो उसमें जो अलंकार होता है हमारा विप्सा अलंकार। तो विप्सा अलंकार क्या है, मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्द को दोहराना। विप्सा अलंकार क्या है, मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना, वो क्या कहलाएगा, हमारा विप्सा अलंकार कहलाएगा। जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, ये क्या हो जाएंगे, विप्सा अलंकार में आ जाएगा। कोई शब्द के स्टार्ट हो गया जैसे आगे छी छी, बिल्कुल गंदा, या राम राम, राम राम, देखो देखो, देखो देखो क्या हो रहा है, इस तरीके से जैसे कोई शब्द लिखते हैं ना, तो कह रहे हैं अगर इस तरह के मन के भाव को प्रकट करने के लिए जब शब्दों का दोहराव होता है तो उसको हम बोलते हैं विप्सा अलंकार। मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना क्या कहलाता है, विप्सा अलंकार में चला जाता है। इसमें छी छी, राम राम, देखो देखो या फिर चुप चुप, हिंदी में कहते हैं दोहराने शब्द आते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विप्सा अलंकार होता है। जब शब्दों का दोहराव होता है जो मन के भाव को प्रकट करते हैं उसको बोलते हैं विप्सा अलंकार। ठीक है, तो ये तो थे भाई हमारे मेन शब्दालंकार के अंदर जो तीन सबसे मेन थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। फिर बाई चांस एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ सकता है, तो इसलिए हमने विप्सा अलंकार को और अनुप्रास अलंकार के भेदों को भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम करते हैं अर्थालंकार क्या होता है। ये थे शब्दालंकार के उदाहरण, अब है अर्थालंकार क्या होता है। अलंकार की टाइप थी, तो फर्स्ट है शब्दालंकार जिसमें तीन थे, अनुप्रास में, यमक और श्लेष। बाकी तो और जितनी टाइप्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है, जहां अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है उसको हम बोलते हैं अर्थालंकार। इसकी डेफिनेशन में लिख लो, जहां शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहते हैं। जहां अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, जहां अर्थ के कारण
सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। जहां अर्थ के द्वारा या अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है वहां पर हमारा अर्थालंकार कहलाता है। ठीक है, अब अर्थालंकार का उदाहरण क्या है डिस्कस करेंगे वन वन करके कोई कौन कौन सी इसकी टाइप हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें मोस्ट इंपोर्टेंट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसकी टाइप होती है अर्थालंकार की। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट में लिख लें ताकि याद रहे ये किसकी टाइप है अर्थालंकार की। तो इसमें जो दिया होगा वहां पे अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाएगी। तो सबसे पहले क्या है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसका टाइप है अर्थालंकार का। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। देखो उपमा अलंकार में क्या कह रहे हैं जहां उपमेय की उपमा से समानता या तुलना की जाए। जहां उपमेय और उपमा के साथ है जहां उपमेय की जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना या कह सकते हो समानता दिखाई जाए। मेन वर्ड फोकस करना यहाँ पे क्या समानता दिखाई जाए। जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना या समानता की जाए समानता दिखाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है जहां उपमेय की उपमान के साथ तुलना या समानता की जाए वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उपमा अलंकार की पहचान क्या है उसके लिए कुछ शब्द हैं वो देख लो। आप पहचान कैसे करोगे सा सम समान सरस। सा सम समान सरस। सा सम समान सरिस। या फिर आप कह सकते हो सा सम समान सर ऐसा जैसा जो सदृश्य। सा सम समान सरस जो त्यों ऐसा या सदृश आदि। सदृश तो ना समान सदृश आदि। यदि किसी दोहे के अंदर कहते हैं या कहीं पर उसमें वाक्य के अंदर आपको सा सम समान सरस जो त्यों ऐसा सदृश आदि शब्द दिखाए जाए तो आप उसको उपमा अलंकार कराओगे कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। पहचान के लिए है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ होगा वहां पर अगर आपको इनमें से कोई शब्द दिख जाए सा सम समान सरस जो त्यों ऐसा या सदृश्य तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है हमारा ऐसा होता है जैसा वर्ड आ जाए ऐसा या फिर साथ में जैसा शब्द भी आ जाए ऐसा है जैसा है सदृश्य आदि शब्द आ जाए तो हमारे किस ये सबसे की पॉइंट आपका ये है जो आपको याद करना है उपमा अलंकार की। आपको ये वर्ड याद करने हैं कि ये पहचान है मेरी उपमा अलंकार की। अगर उपमा अलंकार होगा तो इनमें से कोई ना कोई शब्द वहां पर आपको वाक्य में मिल जाएगा। स सम समान सरस सदृश्य जो जैसा या ऐसा। ठीक है, कैसे वो देखते हैं हम उदाहरण के अंदर। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला कह सकते हैं आप। देखो पीपल पात सरस मंडोला उदाहरण लिख लो। उदाहरण क्या है हमारा किसका उदाहरण कर रहे हैं हम उपमा अलंकार के। पीपल पात सरस मन डोला। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है सरस शब्द। हमने लिखा था कीवर्ड में कि इनमें से कोई शब्द होगा तो उसको किसका उदाहरण करके आओगे उपमा अलंकार का उदाहरण करके आओगे। अब यहाँ पे लिखा है पीपल पात सरस मंडोला। पीपल के पत्ते के समान
बोलते हैं ना, तुम समझ नहीं पा रहा हूँ, डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, तो मतलब आपको मैं ढूंढ रहा था, कह रहा मैं ये चीज कर लेता हूँ, नहीं ये चीज नहीं है, मुझे दूसरी चीज में मुझे यहाँ जाना चाहिए या मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो जहाँ पर हमारा मन क्या होता है, किसी दुविधा में होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में बोलते हैं जैसे पीपल पात सरस मन हो रहा है कि मेरा मन पीपल के पत्ते के समान, जैसे हवा में पीपल का पत्ता डोलता रहता है, उसकी अपनी कोई खास स्थिति नहीं होती, ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मन क्या है, मेरा मन की तुलना की गई है पीपल के पत्ते के साथ। तो यहाँ पर आपको जैसे इस तरह शब्द दिखाई दिया तो आप इसको किसका उदाहरण करके आओगे, उपमा अलंकार का। अब एक चीज ध्यान में, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उपमा अलंकार के चार क्या होते हैं, यहाँ पर चार सब कैटेगरी कह सकते हैं, जो जो चीजें आप करते हैं क्या, इसमें उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है और एक होता है वाचक। ठीक है, ये चार चीज कई बार आपको उदाहरण देके पूछ लेता है। इस उदाहरण के अंदर साधारण धर्म क्या है, इस उदाहरण के अंदर उपमान क्या है, या इस उदाहरण के अंदर वाचक शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये चीज बताना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक क्या होता है आपका। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या है, पहले भी किया था, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। ठीक है, उपमेय क्या होता है, उपमा अलंकार का ध्यान में आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है, इसको लिख लेना, पहचान यहीं से होगी हमारे कि उपमा अलंकार का उदाहरण है या नहीं। इस सादा शब्द हो गए सा, सम, समान, सरस, जो, जैसा, ऐसा, सदृश। अगर ऐसे शब्द दिखाई दे किसी वाक्य में तो उपमा का उदाहरण। अब आपको कोई उदाहरण नहीं दिया गया, उसमें आपको ये शब्द तो पता है, आपको ये पता चल गया उदाहरण है उपमा अलंकार का, लेकिन आपसे पूछ लिया कि इस उपमा अलंकार के अंदर आपको ये बताना है कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है, या फिर आपका क्या है, वाचक शब्द कौन सा है। तो पहले आपको यही पता होना चाहिए ये चीज होती क्या है। तो उपमा अलंकार के अंदर आपके चार शब्द हैं, चार अंग कह सकते हो कि उपमा के क्या है, उपमा अलंकार के चार अंग हैं, चार अंग हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है उपमेय, सेकंड है उपमान, थर्ड है साधारण धर्म, कह लो सीक्वेंस से बैठने होता साधारण धर्म, या फोर्थ है वाचक। ठीक है, अब उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी, पहले भी किया था हमने, किसमें आया था, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, याद है, समास किया था। समास के अंदर हमारा जो कर्मधारय समास था, कि कर्मधारय समास में क्या होता है, या तो उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है या फिर विशेषण विशेष्य का। तो वहां पर कर्मधारय समास में भी दो के बीच में कंपैरिजन था, तो हमने उसको कर्मधारय समास कहा था। तो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। जिन्होंने वो क्लास नहीं लगाई थी तो वो यहाँ पे एक बार फिर से देख लें। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उसे तो बोलते हैं उपमेय। और उपमान से कहते हैं जिससे तुलना की जाती है, मतलब सुपीरियर चीज, जो बड़ी चीज है। जैसे मुख की तुलना अगर चांद से की जा रही है तो यहाँ पर चांद तो क्या होगा, उपमान होगा, और मुख क्या होगा, उपमेय होगा। तो हमें उपमान क्या है, जिससे तुलना की जा रही है, उसको हम बोलते हैं उपमान। ठीक है, साधारण धर्म उनमें जो भी समानता है, समानता है, या जो समानता दिखाने वाले शब्द है, उसको हम बोलते हैं साधारण धर्म। ठीक है, और वाचक माने समान धर्म क्या है, उपमेय उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण, जो भी समानता है, या फिर उभय, उभय मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ गुण कि दोनों में क्या समानता है, जो भी समानता है या जो भी उभयनिष्ठ गुण है, दोनों में क्या समानता है। यहाँ कहता है जैसे पीपल का पत्ता भी डोलता रहता है, ऐसे मेरा मन भी क्या है, डोल रहा है। यहाँ पर साधारण धर्म क्या होगा, डोलना, कि मन भी स्थिर नहीं है
अब पीपल का पत्ता भी स्थिर नहीं है, हवा के साथ तो जैसे भी हवा बह रही है वैसे ही बहने लग जाता है। तो यहाँ पर जो साधारण धर्म है, जो कॉमन, जो उभयनिष्ठ गुण है, जो दोनों में समानता है, वो क्या है? डोलना। ठीक है, और वो समानता दिखाने वाला शब्द कौन सा प्रयोग किया गया? वो हमारा होता है वाचक। तो यहाँ पर जो समानता दिखाने वाले शब्द, समानता दिखाने के लिए प्रयोग किए गए शब्द, के लिए प्रयोग किए गए शब्द कौन से शब्द थे? सा, सम, समान, सरस, सदृश, ऐसा, जैसा, ये सब क्या थे? समानता दिखाने वाले शब्द थे। तो यहाँ पर हमारे उदाहरण में कौन सा है? सरस है, जो समानता दिखाने वाले, समानता दिखाने के लिए प्रयोग किए गए शब्द। यहाँ पर जैसे उदाहरण लिख लो यहाँ पर, ताकि तुम भूलो नहीं। ऊपर वाले उदाहरण को माइंड रखो कि हम लोग उदाहरण उठाया पीपल, पात, सरस, मंडोला। तो यहाँ पे सरस तो क्या है? वाचक शब्द। डोला क्या है? डोला से हिलना, स्थिर न रहना। डोला क्या है? हमारा साधारण धर्म। उपमान क्या है? किससे तुलना की जा रही है? पीपल, पात, पीपल, पात, पीपल के पत्ते के साथ। और किसकी तुलना की जा रही है? हमारे मन की। तो मन तो हो गया हमारा उपमेय, कि मन की तुलना की जा रही है किससे? पीपल के पत्ते से। तो ये हो गया उपमान। क्या हो रहा है? पीपल के पत्ते से हमारा मन डोल रहा है। तो ये हो गया साधारण धर्म। और इनमें समानता क्या के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? सरस। तो ये हो गया हमारा वाचक। तो ये चार क्या होते हैं? उपमेय अलंकार के अंग होते हैं। तो आपसे उदाहरण देके ये भी पूछ सकता है कि इनमें से बताओ साधारण धर्म कौन सा है, उपमान शब्द कौन सा है, उपमेय शब्द कौन सा है, या वाचक शब्द कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना उपमान अलंकार के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चार हमारे आगे अंग बन जाते हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण पिक कर लिया हमने, पीपल, पात, सरस, मंडोला। नेक्स्ट करते हैं हम उपमा अलंकार के बाद क्या है हमारा? समानता दिखाने में प्रयोग किए गए शब्दों के सरस। उसके बाद है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्या है? उपमेय कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो उत्प्रेक्षा अलंकार। हम अलंकार कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिंदी के अंदर। आपका संधि, समास, अलंकार, रस बहुत ही इंपोर्टेंट आपके चैप्टर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब अलंकार की हमने शब्द अलंकार पूरा कंप्लीट कर लिया, अर्थ अलंकार में उपमा कर लिया। नेक्स्ट कर रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसका उदाहरण है? अर्थालंकार का प्रकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर क्या होता है? अब इसके अंदर लिख लो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जब उपमेय उपमान के साथ बोधक शब्द, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। डेफिनेशन से क्या हो जाएगी? जहां उपमेय में उपमान की संभावना, पॉसिबिलिटी बताई जाए, भावना की जाए या बताई जाए, की जाए, तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसकी पहचान के लिए, पहचान क्या है कि आप कैसे देखते पहचान? जैसे उपमा अलंकार में पहचान है सा, सम, समान, सदृश, जो, ऐसे शब्द आए तो उपमान है। ऐसे इसकी पहचान क्या है? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। अगर ये शब्द आ जाते हैं, मानो, मनु, मनहु, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जानो, जनु, जनहु। अगर ये शब्द आपके किसी भी वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तो हमारा किसका उदाहरण है? उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। मानो, मनु, मनहु या जानो, जनु, जनहु कहीं पे भी आपको वाक्य में दिखाई देता है तो आप उसको क्या करके आओगे? उत्प्रेक्षा अलंकार
अलंकार करके आओगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, क्या दिया गया है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यों उत्तरा के मन के नेत्र जल से भर गए, मानो हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। कि कहते हुए कि उत्तरा कौन थी, ठीक है, कहते हुए यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए कि हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। फिर होते होते उत्तरा की आंखों से इस तरीके से बहने लगे जैसे कि पानी से धुल के, हिम के कणों से, उसकी बूंदों से धुल के पंकज मतलब कमल का फूल नया खिल जाता है, ऐसे इसकी आंखें ऐसे हो गए जैसे कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से इस तरीके से भर गए जैसे कि क्या हो गया कि हिम के कणों से, उसकी कणों से पंकज कमल का फूल खिल के नया हो गया। तो यहाँ पर क्या वर्ड है जिससे हमें पहचानना है, मानो। हिम के कणों से मानो हो गए पंकज नए। तो हमें कौन सा वर्ड देखना था, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनु में से कोई भी शब्द दिखाई देगा तो हम उसको क्या करके आएंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार कर रहे हैं। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए कि मानो ऐसा लग रहा है, संभावना बताई जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद वही था, मैंने उसको देखा मुझे लगा कि हाँ ये सेम वही है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और उसकी पहचान के लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे तो मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनु प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से मानो हो गए पंकज ने। तो मानो वर्ड देखते हैं, उसको क्या कह देंगे, उत्प्रेक्षा का उदाहरण। नेक्स्ट जैसे कह रहे हैं, मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा अलंकार का ये उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, मानो। तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, इसको देखते ही कि जैसे हमें हमारे दोहों में या सेंटेंसेस में मानो वर्ड या इनमें से कोई भी, इन सिक्स में से कोई भी वर्ड मिलता है तो ये क्या करता है कि उपमेय में उपमान की संभावना को दर्शाता है। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो हमने उत्प्रेक्षा अलंकार बताया क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार का प्रकार है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, पूछा जाए किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है, तो वहां पर उसको हम बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर। उसकी पहचान के लिए शब्द कौन से हैं, वो इन छह में से कोई भी शब्द प्रयोग होगा तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कराएगा। और उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ देख लिया कि ये शब्द हमें दिखे तो हमें ज्यादा इसके मीनिंग पे जाना है कि क्या अर्थ है इसका, कैसे क्या नहीं, हमें सीधे सीधे क्या है इन वर्ड्स को ढूंढना है हमारे सेंटेंसेस में, ये वर्ड मिल जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उपमा में क्या था, सा, सम, समान, सदृश्य, जो जो, ऐसा, जैसा। और यहाँ पे क्या है, मानो, मनु, मनु, जानो, जनु, जनु, जानो ऐसा है, मानो ऐसा है। ठीक है, हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट करते हैं, देख लो किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो उदाहरण भी है, पहचान भी है, उसकी डेफिनेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। थर्ड क्या है इसमें? रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार की डेफिनेशन लिख लो। जब उपमेय में उपमान का आरोप हो, जब उपमेय में उपमान का आरोप हो तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो, आरोप का मतलब आपने कोई चीज बोल दी कि भाई ये तो यही है, हाँ ये तो मेरा ही पेन है, मतलब वहां पर आप ये मेरे पेन जैसा है या उसके समान है, संभावना नहीं दिखा रहे, आप समानता नहीं दिखा रहे, अरे ये तो मेरे पेन जैसा ही है, अरे मेरे पास भी ऐसा ही है, तो मतलब आप वहां पर कोई समानता नहीं दिखा रहे, आपने सीधा कह रहे हाँ ये तो यही है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उसका रूप है सेम। आप कह रहे हैं कि उपमेय में उपमान का आरोप लगा देते हो कि ये क्या चीज है, हाँ ये तो यही है, सेम है एक दूसरे, तो वहां पर तुलना नहीं की जा रही, समानता नहीं दिखाई जा रही, आप एक चीज को दूसरी चीज जैसा बिल्कुल एडिट कर रहे हो, ये तो यही चीज है, तो वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप हो तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। कैसे? मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, उदाहरण के तौर पर मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूं, कि मैया मुझे तो चांद रूपी खिलौना ही चाहिए, मांग ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह दिया? चांद खिलौना कह दिया, इन्होंने कह दिया चांद ही खिलौना है, चांद रूपी खिलौना नहीं कह रहे कि मेरे को चांद जैसे खिलौना चाहिए, चांद रूपी चाहिए, चांद जैसे कुछ नहीं, सीधा कह दिया चांद खिलौना, कि चांद को क्या कह रहा है कि चांद ही क्या है? खिलौना है। यहाँ पर कोई समानता दिखाने वाला है, संभावना दिखाने वाला शब्द प्रयोग नहीं किया है, सीधा चांद को कहा गया है कि चांद ही क्या है? खिलौना है, तो बीच में से कोई भी समानता दिखाने वाला शब्द मिसिंग है। इस चीज को इस चीज जैसा बता रहे हैं कि चांद क्या है? चांद ही हमारा क्या है? खिलौना है। तो वहां पर हमारा क्या होता है? रूपक अलंकार, कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है कि उपमेय और उपमान के बीच में जो समानता दिखाने वाले शब्द होते हैं वो मिसिंग होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी बीच में आपका समानता दिखाने वाला शब्द, मतलब वाचक शब्द कोई भी नहीं होगा रूपक अलंकार के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है? रूपक अलंकार के अंदर कोई भी बोधक शब्द नहीं आएगा। उपमेय उपमान के साथ पहचान कैसे करनी है रूपक अलंकार की? रूपक अलंकार की पहचान क्या है? उपमेय उपमान के साथ कोई वाचक शब्द नहीं आएगा। वाचक शब्द मतलब समानता दिखाने वाला शब्द नहीं आएगा, कोई भी वाचक शब्द नहीं आएगा, वो हमारा क्या आएगा? रूपक अलंकार। उदाहरण हमने कर लिया, मैं तो चांद खिलौना ले हो, या फिर आप दूसरा उदाहरण कह सकते हो आप इसके अंदर, यह है मुख चंद्र है। दूसरा उदाहरण कह सकते हो यह मुख चंद्र है, मतलब ये नहीं कह रहे चंद्रमा के समान, चंद्र सा मुख, चंद्र मानो मुख मानो चंद्र, तो ना तो मानो वर्ड यूज करें, मानो कहते तो हम उसको करें तो उत्प्रेक्षण अलंकार, या चंद्र सा मुख, यहाँ पर होता था हमारा से देखो सेम शब्द है, सेम वाक्य है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने लिख दिया चंद्र सा मुख, क्या लिख दिया आपने? चंद्र सा मुख, तो ये हमारा मतलब है उपमा अलंकार। आपने लिख दिया मुख मानो चंद्र, तो मुख तो इतना सुंदर मानो चांद है, तो कौन सा हो गया? उत्प्रेक्ष अलंकार। यह मुख चंद्र, मुख चंद्र, कोई कंपैरिजन तुलना नहीं हो रही, सीधा कह दे कि ये मुख तो चांद ही है, तो वहां पर कौन सा हो गया हमारा? रूपक अलंकार। इस उदाहरण को ध्यान से देख लो, एक ही वाक्य है, उस वाक्य में एक शब्द को आपने चेंज किया और आपका पूरा पूरा अलंकार की टाइप भी चेंज होगी। चंद्र सा मुख आ गया तो आप उसको क्या करके आओगे? उपमा अलंकार। चंद्र सा मुख आया तो क्या करोगे? उपमा
अलंकार। मुख्य मानव चंद्र आया तो क्या क्या हो गए? उत्प्रेक्षा अलंकार। और यह मुख्य चंद्र है जहां पर कोई भी बोधक शब्द, कोई भी आपका वाचक शब्द नहीं आया साथ में, तो तब क्या हो गए? रूपक अलंकार। बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ से देख लो, चंद्र सा मुख में उपमा होगा, मुख मानव चंद्र में उत्प्रेक्षा होगा, और मुख चंद्र जहां पर बीच में, इन दोनों के बीच में कोई भी आपका वाचक शब्द नहीं है तो होगा रूपक अलंकार। तो यहाँ पर हमने रूपक अलंकार किया कि जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो और उपमेय उपमान के साथ कोई भी वाचक शब्द प्रयोग ना हुआ हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण एक ये हो गया मैया में, तो चांद खिलौना लेना कि चांद को उसने खिलौना कह दिया। और सेकंड है यह मुख चंद्र है, ये हमारे क्या हो गए? रूपक अलंकार के उदाहरण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम अपनुति अलंकार। फोर्थ है अपनुति अलंकार। अपनुति अलंकार में क्या है हमारा कि जहां पर उपमेय उपमान के साथ निषेधात्मक शब्द आ जाए, न, नहीं, मत, तो वहां पर हमारा अपनुति अलंकार हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, कैसे? जब उपमेय उपमान के साथ निषेधात्मक शब्द आए, जब उपमेय उपमान के साथ निषेधात्मक शब्द आए तो उसे अपनुति अलंकार कहेंगे। जैसे यह मुख नहीं चंद्र है। एक ही उदाहरण देख लो, हमने पहले 3 BC में कर लिए थे। मुख चंद्र सा मुख, मुख मानव चंद्र, मुख, यह चंद्र मुख है, यहाँ पर ये मुख नहीं चंद्र है, ये तो मुख है ही नहीं, ये तो चांद है। ऐसे कहते तो इतना वो कर दिया, ये तो मुख नहीं, क्या है? चांद है। तो जहां पर मुख और चंद्र के बीच में क्या है? निषेधात्मक शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? निषेध मतलब मना करना, जिसके सेंस में निषेधात्मक शब्द है, ना, नहीं, मत होते जैसे। तो जहां पर आपका क्या है? उपमेय उपमान के साथ निषेधात्मक शब्द ना, नहीं या मत, कौन से होते हैं? निषेधात्मक ना, नहीं या फिर मत, इनमें से कोई शब्द का प्रयोग कर दिया गया है किसके साथ? उपमेय और उपमान के साथ, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? अपनुति अलंकार की यह मुख नहीं चंद्र है, ये तो मुख है ही नहीं, ये तो चेहरा है ही नहीं, तो उसकी तरह चांद ने कह दिया ये मुख नहीं चंद्र है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया हमारा? अपनुति अलंकार हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लेना है? नेगेटिव शब्द अगर हमें दिखा, तुलना की जा रही है एक साथ, ये मेरे मुख नहीं चंद्र है, ये मुख की तुलना की तो जा रही है चांद साथ, लेकिन कह रहे हैं कि मुख इतना सुंदर है कि भाई तो चांद ही है, मुख तो है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? अपनुति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ पे ये पता है ना, उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा है, तुलना किसकी की जा रही है? भूल मत जाना, पहले बता चुकी हूँ। उपमेय उपमान जिसकी तुलना कर रहे हैं ना, यहाँ पे तुलना किसकी है? चाहे नहीं करके किया हो या समान करके किया हो, या कैसे भी किया है, यहाँ पर तुलना हो रही है हमारे मुख की। गौण चीज आप क्या कह सकते हो? गौण। तुलना किसकी हो रही है? मुख की। किसके साथ हो रही है? वो होता है उपमान, जिसके साथ तुलना होती है। ऐसे लिख लिया ब्रैकेट में, जिससे तुलना होती है उसको हम बोलते हैं उपमान। और वो यहाँ पे कौन है? चंद्र। तो चंद्र तो यहाँ पे उपमान है, और मुख क्या है यहाँ पे? हमारा उपमेय है। ये गौण शब्द है, ये मुख्य शब्द है, बड़ा है। तुलना किससे हो रही है? चांद से हो रही है। तो चांद तो हो गया उपमान,
और मुख हो गया हमारा उपमेय। जिससे तुलना हो रही है उपमान, जिसकी तुलना कर रहे हो वो होता है उपमेय। तो उपमेय तो जिसकी तुलना हो रही है वो मुख है, जिससे तुलना हो रही है वो चंद्र है। ठीक है, तो मुख हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। ठीक है, ये हो गया हमारा अपहरुति अलंकार। नेक्स्ट करते हैं। आगे तो स्पीड तो ठीक ही रही होगी, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी भी आपको लग रहा हो कि मैं फास्ट हो रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। मैं ट्राई करूंगी कि हाँ आपको साथ साथ उदाहरण भी, डेफिनेशन भी और क्लियर करते हुए चलूं कि आपको सब चीज क्लियर हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। इसको धीरे धीरे कितने बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेन है आपका कंसेप्ट समझ आना है कि आपको समझ आ गया कि आपको पहचान कैसे करनी है। तो मैं हर एक अलंकार की पहचान साथ में आपको लिखवाई जा रही हूँ कि किस अलंकार में आपको किन शब्दों को ढूंढना है कि आप इजीली बता पाए कि किस अलंकार का टाइप है। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब अतिशयोक्ति, अरे बहुत ही बढ़ा चढ़ा किस चीज का वर्णन करना, उसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़ा कर किस चीज का वर्णन करना। तो यहाँ पे डेफिनेशन दो, किसी छोटी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रकट किया जाता है। जहां किसी वस्तु का अत्यंत, जहां किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और बढ़ा चढ़ाकर, जैसे राणा ने सोचा जब तक चेतक पहुंचा तब तक, कि जब तक राणा ने सोचा तब तक तो चेतक क्या था, नदी के उस पार पहुंच चुका था आपका। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण जैसे आप क्या कह सकते हैं, अतिशयोक्ति में राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। उदाहरण कह सकते हो, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने देखा इस पार, चेतक पहुंचा तब चेतक था उस पार, तब चेतक था उस पार। जब तक राणा सोच रहा था, देख रहा था इस पार, इस तरफ की नदी से उस तरफ कैसे जाया जाएगा, कि राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तब तो दोनों चेतक ने, घोड़े ने नदी भी पार कर दी थी। मतलब राणा तो सोच ही रहा था, देख ही रहा था कि कैसे पार किया जाएगा इस नदी को, इस दरिया को। तब तो चेतक ने क्या कर दिया, उस नदी को पार भी कर दिया था। तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। इतना भी नहीं होता है कि कोई चीज की वो सोच भी नहीं पा रहा, देखा भी नहीं उसने और तब तक उसने क्रॉस भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, किसी चीज का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। कोई चीज में अतिशयोक्ति, मैंने कुछ ज्यादा ही होगा, कभी कोई ज्यादा ही बोस्ट ऑफ करते रहते हैं, डिंगे हम कहते हैं, हम कहते हैं कुछ ज्यादा हो रहा है। तो अतिशयोक्ति का मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर चीजों का वर्णन करना। या इसमें एक और मोस्ट फेमस हमारा उदाहरण आता है ना, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सीधी जली गई, गए निशा चला। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल उठी, गए निशाचर भाग। जब तक हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगने पाई ना, तब तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। तो ये भी क्या है, अतिशयोक्ति है, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, उनकी पूंछ में जब तक आग नहीं लग पाई अच्छे से, लंका शीघ्र जली गई, तब तो पूरी लंका को उन्होंने क्या लग गया, जला दिया। और सारे निशाचर जितने भी राक्षस थे सब भाग गए। लंका शीघ्र जली गई, गए निशाचर भाग।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। बहुत सबसे आसान होता है मतलब इसको तो फाइंड करना। अतिशयोक्ति होता है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को पेश करना, प्रस्तुत करना, वो हमारे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। ठीक है, रेस कर दो इसको। जहां किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण हो गए ये, जैसे राणा ने देखा इस पार तब चेतक था उस पार, तब तो चेतक था उस पार। या फिर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। ये हमारे अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आसान है बहुत, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं, आपको पता चल जाएगा दिए गए वाक्य को पढ़कर कि यहाँ पर क्या किया गया, ज्यादा वर्णन किया गया, किस चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, तो आप क्या करोगे वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार करके आओगे। नेक्स्ट है हमारा संदेह अलंकार। कौन सा है, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार का मतलब क्या है, जहां उपमेय उपमान का संदेह पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन में लिखो तो लिख सकते हो, जब उपमेय में उपमान का संदेह पाया जाता है, जब उपमेय में उपमान का संदेह पाया जाता है तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, कैसे, ये उदाहरण सेम वही लेंगे जो हम बार बार करते आ रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। यह मुख है या चंद्र, क्या पूछा जा रहा है, यह मुख है या चंद्र है, या मुख है या चंद्र। क्या आपसे पूछा जा रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मुख है कि चांद है, कि संदेह के भाव में जिस वाक्य को पढ़ने से आपको क्या सेंस आए, किसकी सेंस आए, संदेह की, तो वहां पर क्या करोगे आप, संदेह अलंकार की। जहां उपमेय में उपमान का संदेह पाया जाता है कि मुख है या कि चंद्र है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, या शब्द से आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ कि क्या है, संदेह अलंकार है हमारे। तो जहां पर उपमेय उपमान का संदेह पाया जाता है उसको हम कहते हैं संदेह अलंकार। उदाहरण हो जाएगा यह मुख है या फिर चंद्र है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मानवीकरण अलंकार। संदेह के बाद है मानवीकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या है, मतलब आप निर्जीव चीजों के अंदर क्या दिखाने की कोशिश करते हो कि वो सजीव है। जैसे हम व्यवहार करते हैं, मानवीय गुणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें लिखते हैं गैर मानवीय अथवा प्रकृति और जीव जंतु में मानव के गुणों का आरोपण। गैर मानवीय या प्रकृति या जीव जंतु में, प्रकृति या जीव जंतु में मानवीय गुणों का आरोपण, गुणों का आरोपण हो तो वहां मानवीकरण अलंकार। इंग्लिश में क्या आता है ना, इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे जगी वनस्पतियां अलसाई से मुख धोती शीतल जल से। उदाहरण क्या है, जगी वनस्पतियां अलसाई सी मुख धोती शीतल जल से, मुख धोती शीतल
जल से। मतलब ये कह रहे हैं कि वनस्पतियां मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो जाग गए हैं। जैसे हम क्या होता है, ये ह्यूमन एक्टिविटी होती है, हम मनुष्य करता है कि सोना, जागना, आलस करना, मुंह धोना, नहाना, ये सब क्या सब मानवीय क्रियाएं हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वनस्पतियां जाग गई हैं, आलस से अलसाई आलस कर रही है, मुंह धो रही है शीतल जल से, और क्या ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वो शीतल जल से ठंडे पानी से अपने मुंह को धो रही है। तो यहाँ पर क्या वनस्पतियां तो क्या आपका गैर मानवीय चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या इसमें कौन से गुणों दिखाया गया है, जागना, आलस करना, मुख धोना, ये क्या है सारे मानवीय गुण है। तो यहाँ पर जब गैर मानवीय या प्रकृति या जीव जंतुओं में मानवीय गुणों का आरोपण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, जलीय वनस्पति अलसाई से, मुख धोती शीतल जल से। या फिर एक है मेघ आए बन ठन के, एक उदाहरण क्या कह सकते हो, मेघ आए बन ठन के। अब मनुष्य भाई ह्यूमन बीइंग होते हैं कि कहीं पे जाना हो तो शादी है कुछ भी है तो तैयार होकर जैसे बन ठन के जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं मेघ आए बन ठन के। तो यहाँ पर क्या है कि मेघों में बादलों क्या कह रहे हैं कि वो तैयार होके आए हैं अच्छे से, तो वो क्या है बन ठन के। ये भी क्या मानवीय गुण है, मानवीय गुण है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मानवीय अलंकार का उदाहरण हो जाएगा हमारा, मेघ आए बन ठन के। ठीक है, तो ये थे हमारा मानवीय अलंकार। नेक्स्ट करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है, पुनरुक्ति, पुनः, मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है, रिपीटेशन होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मतलब इसकी डेफिनेशन में लिख लो, जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो वहां पर जहां जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, जब किसी शब्द की क्या हो, पुनरावृत्ति मतलब फिर से रिपीट हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, अलंकार होता है। उदाहरण देख लो, जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आपको दे दिया जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो जल्दी जल्दी क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है किसी शब्द का, तो वो हमारा क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ उदाहरण क्या जाएगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी शब्द की रिपीटेशन हो रही है, तो ये होगा हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो मेन तो हमारे ये अलंकार थे जो शब्दालंकार और अर्थालंकार में आते हैं। शब्दालंकार में हमारे 3 हो गए थे, अनुप्रास, यमक, देख लो प्रकाश तो सबसे इजी है, जहां पे शब्द रिपीट हो रहा है ना एक साथ, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पुनः पुनः, तो आराम आराम से, तो वहां पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनः नाम से बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, शब्दालंकार और आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में तो काफी सारे हमने रिपीट कर लिए, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक,
अतिशयोक्ति कह सकते हो, या फिर आप अपहनति, मानवीय हो गया, रूप हो गया, काफी सारे हैं हम जो हमने सारे करके हम मेन में डिस्कस कर लिए। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये तो उपमा और उत्प्रेक्षा है, फिर रूपक से आते हैं। यहाँ पर 3 ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने किया था सा, सम, समान, सदृश, सरिस, सरस, जो, ऐसा या जैसा शब्द पहचान के लिए। और उत्प्रेक्षा में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनु, ये क्या थे हमारे पहचान वाले कीवर्ड्स थे हमारे, ठीक है। यमक के क्लेश अंदर चिपका होना और यमक के अंदर शब्द का दोहराया जाना पर अर्थ अलग अलग। और यहाँ पर व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति, एक से अधिक बार व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार। ये क्या हमारे अनुप्रास। तो मेन तो हमारे इनमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अनुप्रास एवं श्लेष में से, जो शब्दालंकार के पार्ट है। और 3 यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा जहाँ पर या तो आपको समानता दिखाने वाला शब्द ये दिखाई दे, सा, सम, समान, सदृश, सरस, जो ऐसा। या उत्प्रेक्षा का उदाहरण होगा तो मानो, मनु, मनु, जान, जनु। और रूपक का होगा तो कोई भी वाचक शब्द, कोई भी कंपेयर वाला शब्द हमारा वहां पर नहीं होगा, तो वो हमारे किसका उदाहरण हो जाएगा, रूपक का उदाहरण हो जाएगा। तो ये हमारे मेन शब्दालंकार और अर्थालंकार है। इसके अलावा जो मेन तो क्वेश्चन आपको सारे यहीं से बनते हैं, तो हम यहीं पे खत्म करते हैं इस टॉपिक को कि हमारा शब्दालंकार और अर्थालंकार से ये मेन क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया। बाकी काफी सारी टाइप्स होती है, वो आप एक बार देख लेना, वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फिर भी कई बार ये होता है एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट सेट किया तो वहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक बार देख लेना। अदरवाइज मेन हमारा सारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर अलंकार का टॉपिक।